हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पिच में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ये दो केस स्टडी है। उसमें से एक केस स्टडी जरूर आती है। बोर्ड 2023 के लिए हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, आपके लिए लगातार नोट्स बना रही है। और इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड करके इसका मजे ले सकते हैं। ठीक है। अब जो चैप्टर है इसको समझने से पहले मेरी बात को सुनो। देखो, प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ऐसा सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं जो हमें करना है। ठीक है। कोई एक उसमें लक्ष्य डालते हैं। ठीक है। कोई कमी है तो उसको सुधारने की बात करते हैं। अगर सुधर गया है तो उसमें डेवलपमेंट कितना करना है, ग्रोथ के लिए बात करते हैं। तो जो हम सोचते हैं दैट्स अ प्लानिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं नियोजन। हम लोग दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का, बायलिंगुअल लैंग्वेज का दिक्कत आएगी, बट आप इसको मैनेज करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, देश में या दुनिया में कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसका, मतलब आपको इस शब्द को याद रखना है जो मैं बोलने वाला हूँ। कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जो मतलब कि बराबर से डेवलप्ड हो। ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट जो है सभी शहरों में बराबर नहीं होता। मतलब कि जैसे कि आप अमेरिका में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे तो वहां भी जैसे बहुत से हिस्से मिल जाएंगे, वहां पे बराबर डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ एरिया होंगे जो बहुत ज्यादा पिछड़े होंगे, कुछ एरियाज होंगे जो ट्राइबल होंगे। ठीक है। कुछ एरिया जो होंगे मतलब कि एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है। उनको मतलब कि बहिष्कृत होंगे। तो ऐसे में डेवलपमेंट जो है, जैसे कि माइग्रेशन है, पॉपुलेशन है और जोग्राफिकल है, सब कुछ अनइवन होता है। वैसे ही डेवलपमेंट का भी फैक्टर जो है, प्लानिंग का जो डेवलपमेंट जो है अनइवन फैक्टर होता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज अनइवन। ठीक है। हर कंट्री में अनइवन ही रहती है। पूरी कंट्री जरूरी नहीं है कि बराबर विकसित हो। ठीक है। उसके कुछ एरियाज कम विकसित होते हैं। ठीक है। तो बात यह आती है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हमें अब सेक्टोरल रूप में सोचना होता है। जैसे कि हम अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं सेक्टोरल रूप में। ठीक है। 5 साल में पूरा करना है कोई काम की 10 साल में पूरा करना है, हम टाइम सेट करते हैं। ठीक है। उसके लिए डेट बनाते हैं, उसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके लिए ट्रैक करते हैं आईडी को। ठीक है। अपना मतलब कि दिन का डेली रूटीन डालते हैं। ठीक है। टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को रन करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस लक्ष्य को पाने के लिए, वहां पर जाने के लिए अपने आप को एक रूटीन में ला रहे होते हैं, एक फ्लो में ला रहे होते हैं। जरूरी हमारा क्या है, उस फ्लो में आना। और उस फ्लो से काम करने के लिए, एक व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए हम प्लान करते हैं। और प्लान करने के लिए गवर्नमेंट भी इसी तरह से काम करती है जैसे हम अपनी लाइफ में काम करते हैं। ठीक है। अपने लिए काम करते हैं। तो दो तरह से प्लानिंग होती है, एक सेक्टोरल होती है और एक रीजनल होती है। ठीक है। ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर पूरा चैप्टर जो है चलेगा। सेक्टोरल क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। एनर्जी हो गया, और आपका एग्रीकल्चर, एनर्जी, बैंकिंग, मेटल, जितने भी तरह के सेक्टर हैं। ठीक है। अब इन पूरे पूरे सेक्टर को विकसित करने का जब काम करेगी, इस सेक्टर को कैसे उठाया जाए। जैसे मान लो हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर अगर बहुत कम है, बैंकिंग सेक्टर जो है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हर इंडियन को उतनी ज्यादा नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर अभी पिछड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन रीजनल में क्या आएगा, हम उस बैंक के बारे में सोचेंगे कि उस बैंक को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के बारे में सोचेंगे कि उस किसान को कैसे प्रॉफिट दिया जाए। ठीक है। तो इसमें इस तरह से हमें सोचना होता है कि हम किसके लिए काम करेंगे, और उस हिसाब से हम अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ना इंडिया, इसीलिए जब हमारा देश आजाद होता है तो पंचवर्षीय योजनाओं के साथ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, योजनाएं बनना शुरू होती हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी बुक में एक बात याद रखनी है कि जो हमारे यहाँ योजना आयोग था उसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। ये आपसे एमसीक्यू में छोटा मोटा मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो अब ये लोग, इसमें होता क्या है कि प्लानिंग किस तरह से होती है, इसके लिए कमांड एरिया बनाए जाते हैं। कमांड एरिया होते हैं। ठीक है। अब एरियाज को कुछ कुछ मतलब कि सेक्टर में, जैसे मैंने बोला, सेक्टर के हिसाब से बांट देते हैं, रीजन के हिसाब से बांट देते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सूखा एरिया है। ठीक है। तो वो डेजर्ट एरिया में आ गया।
तो वहाँ पे लोग अलग तरीके से रहते हैं, मतलब कम लोग रहते हैं। अब वो जो गांव है उसको कैसे डेवलप करेंगे, उसको शहर से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और सबसे पहली चीज कि ज्योग्राफिकल कंडीशन को लोगों के अनुकूल कैसे बनाएंगे जिससे कि लोग वहां पर रह सके, ठीक है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने हमेशा पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का हम दोहन नहीं करते हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा मेन सिर्फ फायदा कमाना होता है, बस मुनाफा मुनाफा मुनाफा, ठीक है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबको साथ लेके चलना होता है, पर्यावरण को भी साथ में लेके चलना होता है, लोगों को, जानवरों को, एनवायरमेंट को, सबको साथ में लेकर चलना होता है और आगे वालों के लिए दिक्कत ना हो इसलिए बैलेंस भी बनाना होता है। दैट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसीलिए हम लोग हिल एरियाज में कैसे डेवलपमेंट करना, हम इसीलिए हम प्लान करते हैं कि कहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब देखो जो मेन एरियाज हैं, जैसे कि मेन शहर है मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है, ये मेन शहर है। प्लेन एरियाज में जो रहते हैं, यूपी हो गया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना आसान होगा। लेकिन वहां आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे जो मतलब कि जहाँ का वेदर बहुत एडवर्स है, ठीक है, जहाँ के लोगों को उस लेवल का वहां पे केवल ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, उस लेवल का उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, बाहर के समाज से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इलिटरेट भी हैं, तो गरीब भी हैं, तो उन लोगों को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम इसको इन भागों में बांट देते हैं, ठीक है। कमांड एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कमांड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जब हम, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर के बारे में मैंने बताया कि सेक्टर में आप पूरे सेक्टर के बारे में सोचेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में सोचेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आप रीजनल में ये सोचेंगे कि उस किसान का कि लाइफ स्टाइल को कैसे अच्छा किया जाए। वैसे ही हम कमांड एरिया में ये सोचेंगे कि मेनली जो एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है उसका हम कैसे विकास कर सकें, ठीक है। अब डेजर्ट और हिल एरिया ये क्या है, सेक्टर में आएगा, सेक्टोरल प्लानिंग में आएगा, ठीक है, कि इनको कैसे विकास करा जा सके। तो हिल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। 600 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ी वाले एरियाज रहते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत, डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जाता है। उसमें उत्तरांचल भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, ठीक है। तो इसमें वो लोग आते हैं जो बैकवर्ड हो जाते हैं, बैकवर्ड एरियाज आते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 1981 में एक कमेटी रिकमेंड करी जाती है, ठीक है। और इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद ये होता है कि जैसे कि ये लोग, पहली बात तो जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को और अच्छे तरीके से करें और अच्छे लेवल से करें। दूसरा, उस काम से जो समय बचे उससे अपने जीवन में क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में काम करें। जैसे कि आपको आपके स्कूल में बोला जाता होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, ठीक है, अलग से ऐसा क्या नया पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीखिए, कुछ नई स्किल्स डेवलप करिए जिससे कि आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो इसीलिए ये है डेवलपमेंट प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो काम करें उसको अच्छे से करें, उसके बाद जो बचा समय है उसको अपनी स्किल्स और मतलब कि और इन सब चीज़ों में काम करें। तो हम सिंपल सी चीज़ें बस इतनी है कि आपको ये याद रखना है कि 600 मीटर से ऊपर के ये हैं और इनके आधार से इनके यहाँ पे खेती को प्रोडक्ट करा गया, पशुपालन को दे दिया गया, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल, मतलब कि इनके जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ाना है। ड्रॉट एरियाज में सीधा सा बात है, इनमें वो एरियाज आएंगे जो आधे शुष्क हैं, अर्ध शुष्क हैं और जो शुष्क है, मतलब कि इसमें आपके गुजरात का एरिया आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, तो महाराष्ट्र के कुछ एरियाज आ जाएंगे, तमिलनाडु के कुछ एरियाज आ जाएंगे। तो उन लोगों को ड्रॉट प्रोन एरियाज में, तो यहाँ पे इन्होंने जो इस आधार पे बांट दिया है, तो यहाँ की नीतियों का जो संचालन है वो इसी आधार पर होगा, ठीक है। उसका ड्रॉट है, ड्रॉट के आधार पे मेरे को काम करना है। वहाँ वाला हिली एरिया है, वहाँ पे हिली एरियाज के आधार से पॉलिसी बनानी है। तो इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पर लोगों को जॉब मिल सके, वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग अपना अगर खेती करते तो अच्छी तरह से खेती करने लगे, लैंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, प्रोग्राम एफॉरेस्टेशन, हाँ, ग्रास लैंड, हाँ। देखिए ड्रॉट की सबसे ज्यादा कमी कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, वन का उन्मूलन करना, वन का खत्म होना,
ठीक है। एफोरेस्टेशन क्या होता है, वन को बढ़ाना, ठीक है, फॉरेस्ट को पहले जो फॉरेस्ट है उसको जो है उसको कंजर्व करना और फिर उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इस आधार से क्या होगा, हमारी मिट्टी का लेवल भी बढ़ेगा, मिट्टी अच्छी होगी तो अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी इरिगेशन होगा और अच्छा प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो लोग फिर शहर से बाहर, शहर में भी काम करेंगे, गांव में भी काम करेंगे और मतलब डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका डेवलपमेंट होगा। 67 डिस्ट्रिक्ट इनमें कवर करते हैं। दो केस स्टडी हमारे चैप्टर में दी गई हैं। पहली केस स्टडी है हमारी भरमौर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश का है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। और दूसरी केस स्टडी जो है हमें राजस्थान की दी गई है। ये हमारी जो केस स्टडी है ये सेक्टोरल वाइज नहीं है, अब ये रीजनल वाइज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कमांड एरिया बता दिया गया है भरमौर, एक हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका था, पिछड़े इलाकों में एक था, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कबीला रहता था याद रखिएगा, ट्राइबल जो थे, गड्डी कबीला यहाँ पे रहता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि इन लोगों को, ये लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे क्योंकि पहाड़ी एरिया में, ऐसा पहाड़ी एरिया था कि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। मतलब अगर कोई बीमार भी पड़ जाए तो उसको मतलब कि 40-50 किलोमीटर दूर जाकर अपना इलाज कराना पड़ता था। तो इस लेवल का मतलब यहाँ पे था। एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम थी, तो उसलिए यहाँ पर जब काम किया जाता है तो यहाँ के जो मेन जो शहर होते हैं किनारे किनारे के, जैसे कि होली, खानी, कुप्ती, तंदा, ठीक है, ये जो रीजन होते हैं इनको जोड़ा जाता है और ये रावी नदी के किनारे बसा होता है। तो इसको मेन एरियाज में जोड़ के, इसके देखो क्लाइमेट को आप नहीं बदल सकते और क्लाइमेट को बदलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंसान अगर प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो उसका फिर क्या होगा हमें सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेनली इस एरिया को टारगेट किया गया। यहाँ के लोगों के लिए पहली बात तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, मतलब कि खेती की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ठीक है। और जैसे कि दूसरी एक्टिविटीज है उनको उपलब्ध कराया गया, स्कूल्स बने, कॉलेज बने, ठीक है, कॉलेज बने, हॉस्पिटल्स बने, जिससे कि है ना, और वाटर पहुंचा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, जिससे कि यहाँ का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब जब डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम समाज से जुड़ गए। अब जब मेन स्ट्रीम समाज से जुड़ेंगे तो जब समाज का पुनरुत्थान हो रहा होता है, पुनरुत्थान, तो क्या होता है कि वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप माइंडसेट जो होता है हमारा बदलता जाता है, ठीक है। और हम फीमेल्स को भी आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं तो फीमेल लिटरेसी बढ़ने लग जाती है ना। और जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी उसको बोलते हैं जिसमें महिलाएं जो होती है कम होती हैं और पुरुष ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो जेंडर का गैप है वो कम होने लगता है, ठीक है। और महिलाओं के साथ भी बराबर बर्ताव किया जाने लगता है और कैप्स क्रॉप उगाई जाने लगती हैं। तो ये मतलब क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों के मन का माइंडसेट भी बदलता है और जब माइंडसेट बदलता है तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये भरमौर की केस स्टडी सिर्फ इतनी है कि वहां पर उसको चिन्हित किया गया, फिर वहां पर खुलाया गया, फिर लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी गई और जो वो लोग खेती कर रहे थे उनको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए गए, वहां तक रोडों को पहुंचाया गया। रोड पहुंचाने से वहां का जो लोकल व्यापार था उसको परमिट दिया गया, वहां का लोकल व्यापार हुआ, वहां पे टूरिस्ट आने लग गए तो फिर वहां पे लोगों को रोजगार मिलने लग गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आप जम्मू कश्मीर से माता वैष्णो देवी को हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सिंपल है, आप जाके देख लीजिए। अब हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सिंपल सी चीजें, जैसे मैंने बताया कि जब इकोनॉमिकल, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट सभी के बारे में जब हम सोचते हैं, उनको कंजर्व करते हैं प्लस आगे के लिए बढ़ाने के लिए फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो जब हर एक एक फैक्टर को सोच के बैलेंस तरीके से डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। बार बार नहीं बताऊंगा। आईजी कैनाल के बारे में आप पढ़ लीजिए, ये कमांड एरिया था जिसमें राजस्थान के कैनाल के बारे में बताया गया था। अब इसमें क्या होता है कि ये योजना आजादी के वक्त से शुरू होती है लेकिन पहुंचते पहुंचते 30-40 साल लग जाते हैं। फिलहाल इस योजना फिलहाल रन में है, काफी अच्छी प्रोग्रेस में है, ठीक है। बट ये है ना कि मतलब इतना लंबा टाइम लगना भी बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। फिलहाल ये योजना होती कहाँ से शुरू होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हाँ, जो हमारी जो नदी आ रही होती है, पंजाब से नदी को काट दिया जाता है, सतलुज नदी को, और हरिकै नाम का एक बांध बनाया जाता है, ठीक है, आपके पंजाब
पंजाब में बनाया जाता है, ठीक है, पंजाब में उसको बनाया जाता है और उस बांध का नदी को डाइवर्ट करके इधर रेगिस्तान, जो हमारा थार रेगिस्तान है, उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। लेकिन देखो, आपने नदी को कर दिया, अब देखो ये यही इसलिए क्यों आती है, अभी पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अभी बताएंगे। ये नदी हमने पहुंचा दिया, ये जरूरी नहीं है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, नदी मतलब कि वहां पानी अगर सूख जाएगा तो नदी पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले वहां क्लाइमेट को अनुकूल बनाने के लिए एफोरेस्टेशन हुआ, ठीक है, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को किनारे जंगलों की बेल्ट लगाई गई, ठीक है, जंगल बेल्ट लगाई गई, ठीक है, ट्रीज की बेल्ट लगाई गई, ग्रीन बेल्ट जिनको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद खेती के मतलब चरने के चरवाहे एरिया बनाए गए, ठीक है। और क्या होता था, जैसे कि आप जानते हैं रेगिस्तान में जो तूफान होता है, अब उस तूफान से जो पानी है उस अगर रेत उड़कर पानी में आएगी तो वो क्या करेगा, पानी को दबा देगी, मतलब कि कीचड़ बन जाएगा वो, फिर बाद में पानी सूख जाएगा। तो उन सब से मैनेज करने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है। तो इसलिए उन सब चीज़ों से, कंडीशन से मैनेज करने के लिए पेड़ लगाए गए लंबे लंबे, जिससे कि तूफान को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। किनारे इनकी एक बेल्ट बनाई गई, ठीक है, और एक सीमेंट की मतलब कि किनारा बनाया गया, जिससे कि इनका जो पानी है वो जमीन कम से कम सोखे, क्योंकि अगर जमीन ज़्यादा सोख लेगी, इन्वायरमेंट ज़्यादा सोख लेगा, तो फिर आपको पता है कि फिर वहाँ पे नदी सूख जाएगी, और नदी सूख जाएगी तो फिर मतलब फिर सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये किया गया। फिलहाल अब इसको समझिए, 70% जो है 70, हाँ, इसको अपर में बांटा गया है, इसको लेफ्ट और राइट साइड में बांटा गया है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जब ये राजस्थान में एंटर करती है हनुमानगढ़ी से, हनुमानगढ़ी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, ये शुरुआती डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पर आती है। देखो ऊपर में तो ज्यादा कारण नहीं होता है, लेकिन नीचे फिर क्या होता है, जब राजस्थान में और एंटर करती है तो वहां पर और ज्यादा डीप रेगिस्तानी एरिया आ जाता है, और बहुत ज्यादा मतलब जहाँ का क्लाइमेट 50 डिग्री सेल्सियस वाला होता है ना, तो उस गर्मी को से बचने के लिए, लीवर का फ्लो को मैनेज करने के लिए लीवर को इस हिसाब से फ्लो कराया जाता है, जिससे कि नदी में फ्लो बना रहे, ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा ऊपर इवेपोरेट ना हो, नीचे जमीन में ना जाए, ठीक है। और तो और इस नदी का इस्तेमाल करके जो किसान है, नहर बना के इसका मतलब कि इस नदी से पानी लिया, नहर बना के अपनी खेती में यूज कर सके। तो किसान तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने कितना काम किया, ठीक है। अब जब खेती होगी, ठीक है, तो किसान का खेती होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो फिर वहाँ का के लोगों को लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और जब लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा कि लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब आप सोचते होंगे जिस देश में ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वही डेवलपमेंट है, नहीं। अगर जिस देश में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, याद रखना कि उस देश में ही सबसे ज्यादा गरीब लोग भी रहते होंगे, या गरीब लोग अगर नहीं भी रहते होंगे तो उनकी अमीरी और गरीबी की खाइयां इतनी बड़ी होंगी, क्योंकि देखो अमीर लोग अगर ज्यादा होंगे तो रिसोर्सेज को ज्यादा होल्ड कर लेंगे, मतलब कि एक अमीर इंसान 100 गरीब लोगों की रिसोर्सेज को होल्ड कर लेगा अकेले। मतलब कि एक गरीब आदमी, मतलब मान लीजिए राजस्थान था, यहाँ पे पानी की इतनी कमी थी, ठीक है, अब एक गांव जितना पानी यूज करता है, एक अमीर आदमी उतना पानी यूज कर सकता है, ठीक, वो करेगा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो यूज करेगा। तो मतलब इसीलिए रिसोर्सेज का सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना इसीलिए जरूरी था। तो ये प्रॉब्लम थी, और ये इस तरह से मैनेज किया गया। अब जब खेती होती है तो अच्छे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी होने लग जाती है, मतलब कि अच्छे मतलब जैसे कि गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये सब चीज़ों की खेती होने लग जाती है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताई दी आपको, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर खेत से मतलब अगर राज्य वहां पर है रेगिस्तान में, अगर हमें करनी है तो किस तरह से होगी, बस उसी तरह का आप मामला समझ लीजिए आप, ठीक है। स्टेप्स कैसे सॉल्व करे गए, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई, इरिगेशन पे ध्यान दिया गया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको कहानी की तरह लगभग सब कुछ बता दिया है, आप इसे पढ़ लोगे ना सब कुछ याद आ जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, ये फैक्टर नहीं बताया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया तभी तो वो लोग आगे बढ़े, ठीक है। और जब भी किसी देश में अगर डेवलपमेंट में अगर मिडिल क्लास का योगदान नहीं रहता है, और अगर कॉरपोरेट सेक्टर पूरी गवर्नमेंट को चलाता है, तो उस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है।
ठीक है। तो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत ज़रूरी होता है, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, ठीक है। अगर बराबर सब रहेंगे तो बराबर से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पर डेवलपमेंट होना संभव नहीं है, लेकिन हम उसको कमांड एरिया बनाकर एक प्रोटेक्ट मतलब कि पर्टिकुलर एरिया बनाकर उस हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर था, आईजी कैनाल के बारे में आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ आईजी कैनाल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको जहाँ भी डाउट जरूर पूछना, ठीक है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।